कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 11 के अंदर मीरा के बाद में राम नरेश त्रिपाठी को पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जो कि खड़ी बोली में अपनी रचनाएं किया करते थे या करते थे। पथिक उनकी जो काव्य रचना है वहाँ बहुत ही प्रचलन में रही और प्रसिद्ध रही। प्रकृति चित्रण को लेकर लिखी गई उनकी बहुत अच्छी कविता है। तो आज हमारे जो काव्य खंड के अंदर तीसरा पाठ है वह है राम नरेश त्रिपाठी का। तो आज हम इस क्लास के अंदर कवि परिचय और जो राम नरेश त्रिपाठी का है और पाठ परिचय यानी जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये हमारे लिए एक क्लास का प्रथम भाग आज हो जाएगा। देखिए, जैसा कि सामने आपके यहाँ चित्र दिख रहा है, उनका जो डायग्राम दिया हुआ है, तो इस प्रकार का उनका जो चित्र रहा है तो इस प्रकार के रहे होंगे। ऐसा एक काल्पनिक चित्र यहाँ दिया हुआ है, उस समय का जो खिंचा हुआ कोई चित्र होगा। राम नरेश त्रिपाठी, जन्म 1881, कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रमुख रचनाओं के अंदर मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह, मतलब छोटी छोटी कविताओं का इसमें संग्रह दिया गया है जो अलग अलग विषयों को लेकर लिखी गई है, उसे कहते हैं फुटकर। मिलन, पथिक और स्वप्न है वो खंड काव्य है। काव्य के प्रकार होते हैं, महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है। तो इस प्रकार से खंडों में लिखी गई यहाँ रचनाएं हैं, जिसमें मैंने बता दिया है कि जो पथिक है वहाँ इनकी प्रसिद्ध खंड काव्य रहा है, जिससे उनकी प्रसिद्धि अधिक रही। मृत्यु 1962 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की, जो छायावाद के बाद में, छायावाद के बाद अंदर हम मानते हैं कि पूरा का पूरा प्रकृति जो चित्रण है वहाँ दिखाई देता है, प्रमुख विषय था प्रकृति चित्रण। उसके पूर्व, अब छायावाद काल के पूर्व के अंदर जो खड़ी बोली का प्रचलन था, यानी कि छायावाद के पूर्व का जो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग, भारतेंदु और द्विवेदी युग ये जो दोनों थे, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो खड़ी बोली का प्रचलन हमारे सामने रखा था, उस पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावाद पूर्व की मतलब कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अगर पूर्व का पूछे तो हम इस तरह से कोई बता सकते हैं दोनों युगों के बारे में या काल के बारे में। आरंभिक शिक्षा करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया, जिससे लोगों के अंदर रोमांच उत्पन्न हो, लोग प्रकृति की ओर उन्मुख हो। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। मतलब लगभग इन चारों ही भाषाओं के अंदर अपनी कविताओं का उन्होंने कविता कौमुदी के अंदर संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया था। शीर्षक है खंड में ग्राम गीत, मतलब गांव की संस्कृति से ओतप्रोत, प्रकृति को लेकर या ग्रामीण संस्कृति से प्रेम की भावना हम कह सकते हैं, या ग्रामीण संस्कृति से सामंजस्य बिठाने की जो बात है, यानी शहरीकरण से दूर। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका मौलिक कार्य था।
हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, मतलब बाल साहित्य का भी उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित या प्रतिपादन हुआ था। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक और शिक्षामृत कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। ये बानर नामक जो पत्रिका थी, पहले पत्रिकाओं का प्रचलन बहुत अधिक था। इस समय जो छायावाद और ये था, हम मुंशी प्रेमचंद की देखते हैं, हंस पत्रिका आती है, इंदु पत्रिका देखते हैं, इंदु कार्यालय था जयशंकर प्रसाद का। तो ऐसे उस समय कार्यालय थे जिसमें उनकी जो कवियों की जो रचनाएं होती थी वे उन पत्रिकाओं के अंदर प्रकाशित होती थी या छपती थी, जिसमें मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। ये जो हमारे सामने दिख रही है हिंदी गद्य की विधाएं हैं। क्या है? हिंदी गद्य की विधाएं, जैसे कहानी होता है, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, या 4-5 कुछ नाम दिए, अन्य लिखा हुआ है। अन्य विधाओं में भी रचनाएं की, तो और भी कुछ जो जैसे मैंने बताई है, कहानी है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, ऐसी कुछ अन्य विधाओं में उन्होंने रचनाएं लिखी है। तो ये एक इनका छोटा सा परिचय है हमारे सामने। अब यह हमारे सामने दिया है, देखिए, प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक। हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वहाँ पथिक शीर्षक को लेकर है, यानी पथिक शीर्षक खंड काव्य की है, उनके पहले सर्ग से लिया गया है। उसको अलग अलग सर्गों में बांटा गया है, उस सर्गों में से पहले सर्ग से यहाँ हमारे अंदर जो काव्य है वो लिया गया है। अब देखिए इसमें किस बात का वर्णन है, क्योंकि जब तक कविता के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वहाँ जब पूर्व में समझ में नहीं आता है तो कविता स्पष्ट समझ में फिर नहीं आती है। तो इसके भाव को समझने के लिए पाठ परिचय को जानना अति आवश्यक है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त मतलब अलग रहकर या दुखी होकर काव्य नायक यानी कवि पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वहाँ देश सेवा का व्रत लेता है। एक बात यह बताइए, राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है, मतलब वो क्या हो जाता है, समाज में प्रसिद्ध हो जाता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है, प्रकृति पर। प्रकृति का किस प्रकार का वातावरण है, प्रकृति का किस प्रकार का सौंदर्य बना हुआ है, वह उस पर वह मुग्ध हो जाता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को, अब देखिए अद्भुत सौंदर्य क्या है, ठीक है ना, अद्भुत सौंदर्य किस प्रकार का है वो इस कविता के अंदर हम पढ़ेंगे। मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है, ऐसी प्रेम कहानी जो मधुर भी है, मनोहर है, मन को हरने वाली और उज्जवल स्वच्छ भी है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम, कहते हैं कि प्रकृति, मनुष्य तो क्या, जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्रकृति का वातावरण ही ऐसा होता है। एक हम शहरीकरण की दुनिया में रहते हैं और एक हरे भरे खेत देखकर स्वतः ही मतलब एक मन में एक अलग प्रकार का आनंद यानी अलग प्रकार की अनुभूति होती है। हरे भरे खेत देखना, बहते हुए झरने, सूर्य का अस्त होना, उदय होना, चंद्रमा का अपनी कलाएं बदलना, ये सब प्रकृति के तत्व कहलाते हैं। तो प्रकृति जब अपना खेल खेलती है तो छोटे से बच्चे से लेकर और वृद्ध व्यक्ति होता है उस तक अवस्था को भी वह प्रकृति प्रभावित करती है और अपनी ओर आकर्षित करती है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रेम,
भाषा और कल्पना। अब प्रेम किसके प्रति है? प्रकृति के प्रति। भाषा कैसी है? खड़ी बोली। अब कल्पना के रूप में, अब कल्पना किस प्रकार की बांधी है? प्रकृति के अंदर, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे सामने शीर्षक है पथिक कविता। ये हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। ये बादलों के रूप में बताया गया। अभी जैसे बरसात का मौसम ही चल रहा है तो उसको पढ़ने में भी हमें आनंद आएगा और एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी कि किस प्रकार से बादल अपनी कलाएं, अपनी दिशाओं को बदल रहे हैं और किस प्रकार से आकाश के अंदर वे मंडरा रहे हैं और वर्षा कर रहे हैं। तो ये एक वर्णन इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रकृति के रूप में। यहाँ पर भी दी हुई है, देखिए बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ हैं इसकी। उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी सहर्ष हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख सुख की सानंद में उठते हैं, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। बहुत अच्छी कविता है। को पढ़ेंगे तो इसके भाव को हम जानेंगे तो हमें और भी एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। और एक इसके अंदर बिंबात्मक वर्णन थोड़ा है, बिंबों का प्रयोग किया गया है। काव्य के अंदर बिंब होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और भाव बिंब। कितने बिंब होते हैं? दृश्य बिंब, भाव बिंब और तीसरा बताया था ये दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, श्रव्य बिंब। 3 प्रकार के बिंब प्रमुख है। तो इन बिंबों को पढ़ेंगे। इन बिंब क्या होते हैं? दृश्य बिंब किस प्रकार से है काव्य में, भाव है, श्रव्य है, ठीक है। 3 प्रकार के बिंब किस प्रकार से है और इसके अंदर अलंकारों का अगर कुछ वर्णन आता है, भाषा खड़ी बोली में पढ़ने ही वाले हैं, और भी कुछ बातें आती है भाषा संबंधी, तो वो भी आपको जानकारी में करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सामने जो पथिक कविता है हम ये अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इसको पुनः उतार लीजिएगा, अपनी कॉपी के अंदर इसको उतारना है और कहाँ तक उतारना है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको ठीक तरह से कर पाएंगे। ये कवि परिचय के रूप में आपको ये प्रश्न करना है ताकि थोड़ा एक क्या है कि लिखेंगे तो हमें थोड़ा याद हो जाएगा। उस दृष्टि से कॉपी में नोटबुक में आ जाएगा हमारे सामने तो याद रहेगा। ये ऊपर वाला एक बार कर दीजिएगा और यहाँ से ये यहाँ तक कर लीजिएगा और पूरा भी कर लेते तो कोई नहीं, क्योंकि थोड़ी सी पंक्तियाँ रहती है। तो एक बार इस पूरे पेज को, पूरे पृष्ठ को आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिएगा ताकि इसकी कुछ बातें हमें ध्यान में रह जाएगी। तो अगली क्लास के अंदर हम पथिक कविता को पढ़ेंगे, इसके भाव को जानेंगे, इसके प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अपनी कॉपी में उतारना और इसको याद करना।